रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन में बेलूर मठ कोलकाता में किया गया। स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि बेलूर मठ में आया आध्यात्मिक प्रभाव 1500 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगा, जो भविष्य में एक महान विश्वविद्यालय सिद्ध होगा। स्वामी जी ने इसकी कल्पना मात्र को नकारते हुए इसकी वास्तविकता से सभी को परिचित कराया। उन्होंने कहा, यह मत सोचो कि मैं इसकी कल्पना करता हूँ, मैं इसे देखता हूँ। समाज में सभी वर्ग विशेष के सेवा कार्य करने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन विगत 124 वर्षों से अपनी सेवा देता आ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा का आह्वान करते हुए कहा था कि मैं उस धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो भूखों के मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं डाल सकता। झारखंड प्रदेश को मिले प्राकृतिक संसाधन संपन्नता को देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि हजारीबाग और इस प्रकार के अन्य जिलों के आसपास अभी भी उपजाऊ, सिंचाई सुविधा संपन्न अच्छे भूखंड आसानी से उपलब्ध होंगे। दिव्यायन संस्थान वर्तमान समय में झारखंड के लाखों ग्रामीणों को राज्य के विकास से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक संसाधनों को किसानों तक पहुंचाना तथा प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सबल बनाना है, ताकि राज्य के किसान छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से अपनी विशेष पहचान बना सके। भारतवर्ष में मधु एवं मधुमक्खी पालन का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। मधुमक्खी पालन की पुरानी पद्धति में लोग मिट्टी की बनी घरों एवं घर की दीवारों में बनाए गए विशेष प्रकार की खोड़रों इत्यादि में मधुमक्खी पालन करते थे। मधुमक्खी पालन एवं निष्कासन का ये तरीका क्रूर और हिंसक था, क्योंकि मधु निकालने के लिए गांव वाले मधुमक्खियों को आग से जलाकर मार देते थे और छतों को काटकर उन्हें कपड़े में निचोड़कर शहद निकालते थे। फलस्वरूप मधुमक्खियों के अंडे, बच्चे, छत्ते सब कुचल जाते थे। इससे शहद न केवल कम मिलता बल्कि अशुद्ध भी होता था। हमारे इस छोटा नागपुर में करंज, जामुन, नीम, महुआ, सेमल, पलाश आदि वृक्षों की प्रचुरता है। इसके अतिरिक्त सरगुजा, सरसों ऐसे तिलहनी फसलों की खेती काफी विस्तृत रूप से की जाती है। इन पेड़ पौधों एवं फसलों में जब फूल खिलते हैं तब ये अपने साथ करोड़ों रुपए के मधु का रस एवं पराग साथ लेकर आते हैं। परंतु मधुमक्खी पालन का उचित विकास नहीं होने के कारण फूलों में छिपा प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति हवा, धूप और वर्षा से यूं ही नष्ट हो जाती है। राष्ट्रीय संपत्ति की इस बर्बादी को मधुमक्खी पालन द्वारा बचाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन का एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि मक्खियों द्वारा फसलों का पराग सेचन होता है, जिससे फसलों के पैदावार में कई गुना वृद्धि होती है। मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फसलों के पराग सेचन से पैदावार में वृद्धि का आंकड़ा: सरसों 131%, कुसुम 511%, सरगुजा 1121%, तीसी 232%, प्याज बीज 178%, गाजर बीज 500%, मूली बीज 700%, बैंगन 25% से 150%, नींबू प्रजाति 35% से 150%, अमरूद 200%, कॉफी 83%,
इलायची 600%। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि मधुमक्खी पालन को यदि इससे 1 रुपया का लाभ होता है तो किसान को, जिसकी फसल से मधुमक्खियां मधु पराग लेती हैं, उसे 20 रुपये या उससे अधिक का लाभ होता है। ये लाभ फसल की पैदावार में वृद्धि के रूप में मिलता है। इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अभाव में खेतीबाड़ी का काम लगभग 4-5 महीने तक ही हो पाता है। फलस्वरूप गांववासी काम की तलाश में महानगरों में तथा अन्य संभावित स्थान पर पलायन करते हैं। वास्तव में मधुमक्खी पालन इस समस्या का एक कारगर समाधान हो सकता है। समय के बदलाव के साथ अब इस क्षेत्र में भी कुछ ग्रामीण मधुमक्खी पालन को कुटीर उद्योग के रूप में अपनाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। साथ ही साथ अच्छी आमदनी कर रहे हैं तथा आमदनी को दूसरे व्यवसाय में लगा रहे हैं। इससे उनका परिवार भी खुशहाल है। मैं खेतीबाड़ी के साथ साथ मैं मधुमक्खी पालन कर रहा हूं, जिसमें 10 बक्से से मैंने चालू किया। अभी 10 बक्से से मैंने धीरे धीरे करके हर एक साल हम 10-10 करके बढ़ाते गए, जिसमें हमारा अभी 3-4 साल में मेरा करीब अभी 70 बक्से लेके अभी मैंने घूम रहा हूं। और अभी मधुमक्खी के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ अभी काफ़ी मेरा मुनाफा हो रहा है, जिसमें अभी हमारा परिवार दोनों को मिला के अभी बढ़िया से टचिंग हो रहा है। पहले हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा था, जिस समय हम मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे थे, उस समय बहुत गरीबी हाल था। लेकिन इसको हम अभी बिजनेस तौर पर कर रहे हैं, तो अभी हमारा दोनों मिला के मेरा परिवार अभी चल रहा है। पहले तो हम लोग जैसे 4-5 भाई बहन हैं, उसमें हमारा स्कूल में भी हमारा पैसा नहीं पूर्ति होता था, लेकिन अभी मधुमक्खी पालन और खेतीबाड़ी मिला के अभी स्कूल का भी हो पा रहा है और आजीविका के लिए भी, खाने पीने के लिए हो रहा है। हम खेतीबाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन करते हैं। करीब 7-8 साल से कर रहे हैं। करीब 20-30 बक्सा से शुरू किए थे, उसमें से मेरा अभी 120 बक्सा है। उसमें से हम करीब हर साल उतना बक्सा हम रखते हैं, करीब 2-3 साल से। तो उतना में से हम कमा लेते हैं करीब 3 लाख के आसपास। और उसमें से करीब खर्चा में हमको 1.5 लाख आसपास चल जाता है और बचत हमको 1.5 लाख हो जाता है हर साल। मधुमक्खी एक सूक्ष्म कीट है जो फूलों से रस लेकर मधु रस बनाती है। मधुमक्खियों की विभिन्न आदतों, आवश्यकताओं तथा उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानकर उन्हें समय अनुसार उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना, ताकि मधुमक्खियों को कम से कम तकलीफ हो। इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक लाभ उठाना ही आधुनिक मधुमक्खी पालन है। आधुनिक मधुमक्खी पालन का तरीका बहुत ही उन्नत और सरल है। आधुनिक पद्धति से मधुमक्खी पालन लकड़ी से बनी एक विशेष प्रकार की पेटी में किया जाता है। पेटी का निर्माण प्रायः गम्हार, तोम, शीशम और पाइन आदि की लकड़ियों से किया जाता है। ये है मधु पेटी। इसका निर्माण मधुमक्खी के सभी आवश्यकताओं और सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। मुख्य रूप से इसके 2 खंड होते हैं। निचले खंड को शिशु खंड कहते हैं, जिसमें शिशु प्रजनन का कार्य होता है। ऊपरी खंड को मधु खंड कहते हैं। इसमें शहद जमा होता है। आधुनिक पद्धति में मधु निकालने के लिए छतों को तोड़कर निचोड़ना नहीं पड़ता। एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा मधु निकाला जाता है। इस विधि से छत्ते खराब नहीं होते और बार बार काम में लाए जा सकते हैं। अतः मधुमक्खियों को समय एवं श्रम की बचत होती है। इसके अतिरिक्त पुरानी पद्धति की तुलना में 10 गुना तक अधिक और शुद्ध शहद प्राप्त होता है।
मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां, एपिस डोरसटा तथा भंवर मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया, ट्राइगोना, एपिस सेरेना इंडिका तथा भारतीय मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा अथवा इटालियन मधुमक्खी। ये प्रजाति ऊंचे पेड़ों, पहाड़ों और पानी की टंकी पर केवल एक ही छत बनाती है। यद्यपि ये बहुत ही अधिक मधु जमा करती है, परंतु इनके क्रूर स्वभाव और ऊंचे स्थान बनाने के कारण कृत्रिम बक्से में पालना संभव नहीं है। एपिस फ्लोरिया एवं ट्राइगोना बहुत कम शहद प्राप्त होता है, इस कारण इन्हें व्यवसाय तौर पर पालना लाभदायक नहीं है। आजकल लोग एपिस सेराना इंडिका अथवा भारतीय मधुमक्खी को पालना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव क्रूर नहीं होता है। भारी संकट में भी ये एक ही स्थान पर बनी रहती हैं। इनसे साल भर में 10 से 20 किलोग्राम मधु प्राप्त कर सकते हैं। एपिस मेलिफेरा अथवा इटालियन मधुमक्खी को भी अधिक लोग पसंद करते हैं। इटालियन मधुमक्खी, जिसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, उसे पूरे वर्ष में 50 से 100 किलो तक मधु उत्पादन किया जा सकता है। एक मधुवंश में एक रानी 40 से 50 हजार श्रमिक और 4 से 5 हजार नर होते हैं। नर मधुमक्खी का रंग काला होता है और सिर का भाग बड़ा होता है। ये भोजन संग्रह नहीं करते हैं। रानी एक पूर्ण विकसित मादा मधुमक्खी जो कि पूरे परिवार की माँ होती है। इसका एकमात्र काम अंडे देना होता है। रानी का गर्भाधान पूरे जीवन में 1 से 6 बार तक अलग अलग नर मधुमक्खी के साथ खुले आसमान में दिन में होता है। एक बार अंडा देना आरंभ करने के बाद इसका दोबारा गर्भाधान नहीं होता है। रानी का जन्म एक विशेष प्रकार की सेल, जिसे रानी सेल कहते हैं, अंडे पड़ने के 15 से 16 दिनों के बाद होता है। रानी जीवन चक्र: अंडा अवस्था 3 दिन, कीट अवस्था 5 दिन, कोष्ठ कीट अवस्था 7 से 8 दिन, कुल 15 से 16 दिन, जीवन काल 3 साल। जन्म के 3-4 दिनों बाद रानी युवा अवस्था को प्राप्त करती है और सफल गर्भाधान के 3 से 4 दिनों बाद अंडे देना आरंभ करती है। रानी गर्भित और अगर्भित 2 प्रकार के अंडे देती है। गर्भित अंडे से रानी एवं श्रमिक मधुमक्खी का जन्म होता है तथा अगर्भित अंडे से नर मधुमक्खी का जन्म होता है। श्रमिक जीवन चक्र: अंडा अवस्था 3 दिन, कीट अवस्था 4 से 5 दिन, कोष्ठ कीट अवस्था 11 से 12 दिन, कुल 19 से 20 दिन, जीवन काल 45 दिन से 90 दिन। श्रमिक मधुमक्खी का जन्म गर्भित अंडे से सेल में अंडा पड़ने के 20 से 21 दिनों के बाद होता है। श्रमिक मधुमक्खी अर्ध विकसित मादा जाति की होती है और संतान उत्पन्न कर वंश चलाने में असमर्थ होती है, परंतु मातृत्व के अन्य सभी गुणों से परिपूर्ण होती है। परिवार का भरण पोषण और प्रगति से संबंधित सभी कार्यों का दायित्व श्रमिक मधुमक्खी पर होता है। इसका मुख्य कार्य अवलेह अथवा जेली का श्राव करना, शिशुओं को भोजन देना, मोम का श्राव कर छत्ता बनाना, सफाई करना, द्वार पर पहरा देना, पुष्प रस में मौजूद जल को सुखाना, छत्ते के अंदर के तापक्रम को समरूप लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखना और शहद का भंडारण करना है। इसके अतिरिक्त ये घर के बाहर के कार्यों को भी करती है, जैसे पुष्प रस, पराग संग्रह करना, पानी भी संग्रह करना और छत्ते तक लाना आदि। नर जीवन चक्र: अंडा अवस्था 3 दिन, कीट अवस्था 5 से 7 दिन, कोष्ठ कीट अवस्था 13 से 14 दिन, कुल 21 से 24 दिन, जीवन काल 60 दिन। नर मधुमक्खी का रंग काला होता है। इसका एकमात्र काम रानी को गर्भित करना होता है, जिसकी कीमत
उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। नर मधुमक्खी भोजन संग्रह नहीं करते क्योंकि उनके शरीर में भोजन संग्रह करने वाले अंग नहीं होते हैं। नर बहुत अधिक खाते हैं। सामान्यतः एक नर को 3 से 6 श्रमिक मधुमक्खियों की सेवा की आवश्यकता होती है। वास्तव में जब तक छत्ते में भोजन पर्याप्त मात्रा में रहता है तब तक इन्हें बर्दाश्त किया जाता है। वर्षा एवं ठंड के मौसम में जब भोजन की कमी हो जाती है तब इन्हें खदेड़कर मार दिया जाता है। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय बसंत ऋतु होता है। फूलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भोजन मिलता है तथा घर बसाने में आसानी होती है। मधुमक्खी पालन में काम आने वाले मुख्य उपकरण हैं मधुपेटी, नकाब, रानी अवरोधक जाली, कृत्रिम छत्ता, चाकू, मधु निकालने का यंत्र। मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले किसी प्रशिक्षण केंद्र से मधुमक्खी पालन संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान मधुमक्खी के विषय में पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए। हमारे देश में मधुमक्खी पालन के अच्छे प्रशिक्षण केंद्र एवं अच्छी नर्सरी जहां से मधुवंश लेकर मधुमक्खी पालक अपना काम शुरू कर सकते हैं, इसकी बहुत कमी है। अपने गांव में यदि आप चाहें तो मधुमक्खी पालन का प्रारंभ स्थानीय पुराने मधुमक्खी पालक से 2 या 3 मधुवंश खरीदकर कर सकते हैं या मधुमक्खी के प्राकृतिक निवास खोड़हर अथवा टील्हा से पकड़कर कर सकते हैं। मधुमक्खियों को पकड़ने का काम हमेशा दिन में जब वातावरण हल्का गर्म हो तथा मौसम साफ हो तभी करना चाहिए। पकड़ने का काम करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। स्थान के अनुसार पकड़ने के लिए सभी आवश्यक सामान साथ ले लेना चाहिए, जैसे नकाब, चाकू, सुतली, खुरपी, कुदाल, मधुपेटी और रद्दी कपड़े धुआं करने के लिए। खुरपी अथवा कुदाल से थोड़ा थोड़ा सावधानी पूर्वक टील्हा को खोदना चाहिए। इतनी चौड़ी जगह बना लें कि सभी छत्ते बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आए। सभी छत्तों को एक एक करके काट कर निकालते जाएं। इसके बाद उन्हें शिशु खंड के फ्रेमों में सुतली द्वारा बांधे और फ्रेमों की पेटी के शिशु खंड के अंदर रखते जाएं। जब सभी छत्ते काट लिए जाते हैं, सभी मधुमक्खियां एक कोने पर झुंड बनाकर बैठ जाती हैं। इसके बाद मधुमक्खियों को हाथ में लेकर शिशु खंड के अंदर उस तरफ डालना चाहिए जिस तरफ छत्ते ना हो। इस क्रिया को तब तक दोहराना चाहिए जब तक उन्हें हाथ में लेकर पेटी के अंदर डाला जा सकता है। मधुमक्खियों को डालते समय यदि रानी नजर आ जाए तो उसके पंखों या सिर को पकड़कर मधुमक्खी पेटी के अंदर डाल देना चाहिए, लेकिन रानी को पकड़ने के लिए उसे ढूंढना जरूरी नहीं है। मधुमक्खियों के डालने की प्रक्रिया में श्रमिक के साथ ही रानी भी मधुपेटी के अंदर चली जाती है। जब रानी मधुपेटी के अंदर चली आती है तब अन्य मधुमक्खियां अपनी पूर्व निवास स्थान से निकलकर स्वयं पेटी के अंदर आना प्रारंभ कर देती हैं। मधुमक्खियां टील्हे अथवा खोड़हर से निकलने में विलंब करे तो धुआं देने पर स्वयं निकलकर मधुपेटी के अंदर चली जाएगी। जब सभी मधुमक्खियां मधुपेटी के अंदर चली जाएं, तब भीतरी एवं बाहरी दोनों ढक्कनों को लगा देना चाहिए। पेटी का मुंह कपड़े से बंद कर दें। यदि संभव हो तो सूर्यास्त तक वहीं रुकना चाहिए ताकि बाहर गई संग्रही श्रमिक वापस आने पर पेटी में घुस सके। मधु पेटी को सावधानी पूर्वक ले जाएं। मधुवंश को चींटियों से बचाने के लिए मधु पेटी को स्टैंड पर रखें। पेटी के आसपास की जगह
साफ रखें। स्टैंड के चारों पांवों को पानी से भरे प्याले में रखें ताकि चींटी ऊपर ना चढ़े। नए पकड़े वंश को प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद चीनी की चाशनी तब तक दें जब तक उन्हें प्रकृति से पर्याप्त भोजन मिलना शुरू नहीं हो जाता अथवा उनके छत्तों में पर्याप्त भोजन जमा नहीं हो जाता। पकड़ने के तीसरे दिन मधु पेटी को खोलकर उसका निरीक्षण करना चाहिए। जो छत्ते फ्रेम से गिर गए हैं अथवा टेढ़े मेढ़े हो गए हैं उन्हें फिर से फ्रेम में अच्छी तरह बांध दें। जो छत्ते जोड़े जा चुके हैं उनकी रस्सी काट दें। जब सभी छत्ते मधुमक्खियों द्वारा जोड़ लिए जाएं एवं शिशु खंड के छत्ते में पर्याप्त मात्रा में अंडा, लार्वा, प्यूपा नजर आए तब रानी गेट हटा देना चाहिए। धैन मानुष जन्म जीवन करनी तीरे चलू सीखे, मधुमक्खी कर खेती रे चलू सीखे, मधुमक्खी कर खेती रे चलू सीखे। धैन मानुष जन्म जीवन करनी तीरे चलू सीखे, मधुमक्खी कर खेती रे चलू सीखे, मधुमक्खी कर खेती रे चलू सीखे। जीवाणु कर पोषाहार कर ले व्यवहार चलू सीखे, सुंदर होवी उपचार रे चलू सीखे, सुंदर होवी उपचार रे चलू सीखे। कृषि से आई आय लेऊ अपनाई रे चलू सीखे, जीवन लेऊ चमकाए रे चलू सीखे, जीवन लेऊ चमकाए रे चलू सीखे। स्वामी जय विवेकानंद चलू दिव्यायान रे चलू सीखे, मधुमक्खी कर खेती रे चलू सीखे, मधुमक्खी कर खेती रे चलू सीखे। मधुमक्खी वंश का निरीक्षण। मधुमक्खी पालने में हफ्ते में कम से कम एक बार मधुवंश का निरीक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे मधुमक्खी पालकों को अपने मधुवंश की तात्कालिक जानकारी मिलती है एवं सही समय पर उचित कार्रवाई करने में भी मदद मिलती है। निरीक्षण का कार्य हमेशा पेटी के बगल में खड़े होकर करें। प्रवेश द्वार के सामने कभी भी खड़े ना रहें। पेटी को सावधानी पूर्वक खोलें और छत्तों को भी सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए, झटका ना लगे। निकालते एवं रखते समय मधुमक्खियाँ छत्तों के फ्रेमों के बीच ना दबे, इसका ध्यान रखें। यदि किसी पुराने अथवा खराब या फिर नर के छत्ते को काटना हो तो छत्ते से मधुमक्खियों को हटा दें। हटाने के लिए छत्तों को प्रवेश द्वार के पास तलपट पर रखकर फ्रेम के ऊपर हल्का हल्का ठोकर मारें। इससे सभी मधुमक्खियां पेटी के अंदर चली जाएंगी। बकछूट एवं घरछूट। जब मधुमक्खियों को प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है तब रानी मधुमक्खी अत्यधिक अंडे देती है। फलस्वरूप कुछ दिनों के बाद मधु पेटी में स्थान की कमी हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु श्रमिक मधुमक्खियां पहले नर के छत्ते बनाती है, इसके बाद अनेक रानी सेल बनाती है जिससे नई रानी का जन्म होता है। इसके बाद मधुमक्खियां अपने वंश से अलग होकर एक रानी के साथ नया घर बसाने के लिए निकल पड़ती हैं।
इसे ही बकछूट कहते हैं। बकछूट का समय पूरे देश में कभी भी एक नहीं होता है। इसका समय उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति एवं मौसम पर निर्भर करता है। बकछूट या प्राकृतिक विभाजन को नियंत्रित नहीं करने पर मधुवंश अलग होकर कमजोर हो जाता है, जिससे मधु उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए बकछूट को नियंत्रित करना चाहिए। बकछूट को रोकने के उपाय हैं कि नर के छत्तों के निरीक्षण के दौरान उसे काट कर निकालते रहना चाहिए और रानी सेल को कम से कम सप्ताह में 2 बार निरीक्षण करके तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। मधु पेटी में जगह की कमी होने पर फ्रेमों में कृत्रिम छत्ता लगाकर अतिरिक्त मधु खंड लगा देना चाहिए। घर छूट। मनुष्य की तरह मधुमक्खियों को भी अपने रहने के स्थान से बड़ा लगाव होता है, परंतु अनेकों बार उनके सामने ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे मजबूर होकर वे बड़ी मेहनत लगन से बनाए गए छत्ते को छोड़कर नए घर की खोज में भाग जाती है। इसे ही घर छूट कहते हैं। आमतौर पर घर छूट का कोई निश्चित मौसम नहीं होता है, परंतु ये अभाव काल अथवा वर्षा एवं शीत काल के दौरान मधुमक्खियां घर छोड़ देती हैं। इसका समय दिन में होता है। घर छूट के कारण एवं रोकने के उपाय। पहला है भोजन की कमी और दूसरा दुश्मनों द्वारा आक्रमण। प्रतिकूल मौसम एवं पूरा मधु निकाल लिए जाने के कारण मधुमक्खियों को भोजन की कमी हो जाती है। फलस्वरूप परेशान होकर मधुमक्खियां घर छोड़ देती हैं। वर्षा एवं शीत काल में भोजन की कमी से बचने के लिए मधुवंशियों को चीनी की चाशनी देनी चाहिए। जब मधुमक्खियां अपने दुश्मन का प्रतिरोध नहीं कर सकती हैं, तब ये मजबूर होकर घर छूट करती हैं। इनके मुख्य दुश्मनों में हैं मोमी कीड़े, चींटियां, बर्रा इत्यादि। यदि मधुमक्खी पालक इस ओर ध्यान नहीं देते तो एक दिन मधु पेटी खाली नजर आएगी। घर छूट की तैयारी एवं लक्षण। किसी प्रबल शत्रु के आक्रमण के कारण घर छूट के अलावा अन्य परिस्थितियों में मधुमक्खियां अचानक घर छूट नहीं करती हैं, लेकिन इसकी तैयारी में समय लगता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं कि रानी अंडे देना बंद कर देती है। मधुमक्खियां संचित भोजन को ही खाने लगती हैं। अगर निरीक्षण के समय ध्यान दें, मधुमक्खियों के आचरण से समय से पूर्व ही उनकी घर छूट की इच्छा का आभास मिल जाता है एवं उपयुक्त प्रबंध कर घर छूट को रोका जा सकता है। मौसमी प्रबंध। मौसम परिवर्तन के साथ ही मधुमक्खी के आवश्यकता में भी बदलाव आता है, इसलिए मौसम के अनुसार मधुमक्खी वंश के रखरखाव में मधुमक्खी पालकों को उचित ध्यान देना चाहिए। जाड़े के मौसम में मधुमक्खी पेटी को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्याप्त मात्रा में धूप मिले। ठंड अधिक लगने पर शिशु प्रजनन रुक जाता है या कम हो जाता है। साथ ही गर्मी उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खियां अधिक मधु खाती हैं, फलस्वरूप मधु उत्पादन घट जाता है। जाड़े के मौसम में मधु पेटी के प्रवेश द्वार के पास काफी संख्या में गिरकर रेंगते हुए तथा उड़ने में असमर्थ मधुमक्खियों को मरते हुए देखा जा सकता है। यह एक बीमारी है। इससे बचाने के लिए फॉर्मिक एसिड 80 से 85% वाला एक छोटी 10 से 15 मिलीलीटर की साफ शीशी में भरकर रुई से ढककर मधु पेटी के अंदर तलपट पर रख देना चाहिए। जाड़े के मौसम में रात को मधु पेटी पर डांठ या पुआल ढकते हैं। पुराने काले छत्ते जिन्हें मधुमक्खियां नहीं ढक पाती, उन्हें पेटी से निकाल दें, क्योंकि मोमी कीड़े के आक्रमण की संभावना होती है।
गर्मी के मौसम में मधु पेटी को छायादार स्थान पर रखना चाहिए। आसपास में पानी का स्रोत अवश्य होना चाहिए। वर्षा के मौसम में मधुमक्खी को पानी से बचाने के लिए पेटी को सुरक्षित स्थान पर रखें। मधु पेटी को प्लास्टिक की चादर से ढक दें। मधु पेटी को सामने की ओर झुका कर रखें ताकि तलपट पर गिरा पानी अंदर न घुसे। सल्फर पाउडर माइट के आक्रमण को रोकता है। वर्षा ऋतु में मधुमक्खी के शिशुओं पर एक प्रकार की माइट का आक्रमण होता है। इससे बहुत से शिशु मर जाते हैं। इससे बचाव के लिए सल्फर पाउडर का छिड़काव सप्ताह में एक बार करें। मधुमक्खी वंश का विभाजन की विधि। आजकल जंगल से मधुमक्खी पकड़कर मधुपालन आरंभ करना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए उपलब्ध वंश को विभाजित करके ही मधु वंशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। विभाजन का काम रानी सेल का मुख बंद हो जाने के बाद दिन में जब मौसम साफ हो तभी करना चाहिए। विभाजन की विधि के अंतर्गत जिस वंश का विभाजन करना हो उसके बगल में खाली पेटी रख देना चाहिए। सबसे पहले रानी को ढूंढना चाहिए। जिस छत्ते में रानी मिले उसे एक नए पेटी में डाल देना चाहिए। इसके बाद शिशु खंड के अन्य 2 छत्तों को मधुमक्खियों के साथ नए पेटी में डाल देना चाहिए। पुराने पेटी से निकाले गए छत्तों के स्थान पर खाली फ्रेम डाल दें। पुराने मधु पेटी में एक रानी सेल जो मोटा, लंबा तथा जिसका मुंह बंद हो को छोड़कर सभी रानी सेलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। पुराने पेटी को उस जगह से हटा लें। एक दिन बाद निरीक्षण करने पर नए पेटी में मधुमक्खी कम हो तो नए पेटी को पुराने पेटी के पास खिसका दें। निरीक्षण करने पर अगर पेटी में मधुमक्खी ज्यादा हो तो नए पेटी को पुराने पेटी से थोड़ी दूरी पर खिसका दें। यह क्रिया 2 दिनों तक करनी पड़ती है। मधुवंशों के मिलाने की विधि। सामान्य परिस्थिति में 2 अलग अलग वंशों को सीधे सीधे नहीं मिला सकते। मिलाने पर दोनों वंशों की श्रमिक मधुमक्खियों के बीच आपस में जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। फलस्वरूप दोनों ही वंश कमजोर अथवा समाप्त हो जाते हैं। लड़ाई का कारण 2 विभिन्न वंशों में गंध का अंतर होता है। जब किसी वंश की रानी मर जाती है तब उसमें रानी बनाना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसी अवस्था में उस वंश के श्रमिक मधुमक्खियों को किसी अन्य वंश की श्रमिक मधुमक्खियों के साथ मिला दिया जाता है। यह काम रानी के मरने के 24 घंटे बाद सूर्यास्त के बाद करें। सबसे पहले एक अखबार लेकर उसे शिशु खंड की लंबाई और चौड़ाई के बराबर काट लेना चाहिए। अखबार में जितना अधिक हो पिन से छोटे छोटे छेद कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अखबार के दोनों तरफ शहद का लेप लगा दें। इसके बाद जिस वंश में रानी है उस पेटी का ऊपरी एवं भीतरी ढक्कन हटा देना चाहिए तथा उस पेटी के मधुखंड अथवा शिशु खंड के ऊपर शहद लगे अखबार को बिछा देना चाहिए और इसके बाद रानी के अभाव वाले वंश का सिर्फ तलपट हटाकर उस पेटी को बिछाए गए अखबार के ऊपर रख देना चाहिए। अब अखबार वाले वंश की मधुमक्खियां नीचे नहीं जा सकती और नीचे वाले मधु वंश के मधुमक्खियां ऊपर नहीं आ सकती। 12 घंटों बाद जब तलपट पर अखबार का टुकड़ा नजर आने लगे तब समझ लेना चाहिए कि अखबार में लगे मधु को चाट कर अखबार को काट कर दोनों वंश की मधुमक्खियां मिल गई हैं। तब कटा हुआ अखबार हटाकर ऊपर की छत्तों को नीचे के बक्से में सजाकर रख देना चाहिए। मोम निष्कासन की विधि। आधुनिक मधुमक्खी पालन में पुराने छत्ते निकालते समय छत्तों से प्राप्त कतरे टेढ़े मेढ़े छत्तों से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार
इस प्रकार के छत्तों को जमा कर लेना चाहिए। सबसे पहले छत्तों के टुकड़े को पानी में 6 घंटों के लिए डाल दिया जाता है। फिर पानी से 3-4 बार धोया जाता है, जिससे पानी में घुलनशील पदार्थ छत्तों से निकल जाए। इसके बाद घुले हुए छत्तों को साफ कपड़े में अच्छी तरह बांध देना चाहिए। बंधे हुए छत्तों को आधे घंटे तक उबालना चाहिए। फिर कपड़े से छान लेना चाहिए। शुद्ध मोम कपड़े से बाहर आ जाएगा। मोम के निचले भाग में कुछ गंदगी रहने पर चाकू से खरोच कर निकाल दीजिए। इस प्रकार शुद्ध मोम प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग कृत्रिम छत्ता बनाने में किया जाता है। कृत्रिम छत्तों के इस्तेमाल से मधुमक्खी को समय एवं श्रम की बचत होती है। छत्ता जल्दी बनता है, फलस्वरूप मधु उत्पादन अधिक होता है। मधुमक्खियों के दुश्मन एवं बचाव के उपाय। मोमी कीड़ा का जन्म एक प्रकार की पतंगे से होती है। इसका आक्रमण वर्षा एवं शीतकाल में अधिक होता है। मधुरस एवं पराग से भरे खुले पड़े हुए छत्ते मोमी कीड़े को आकर्षित करते हैं। इसके आक्रमण से शिशु प्रजनन बाधित होता है। आक्रमण अधिक दिनों तक चलने से शिशु प्रजनन पूरी तरह रुक जाता है। छत्ते पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इससे बचाव का उपाय यह है कि मधुवंशों का निरीक्षण और तलपट की सफाई प्रति सप्ताह करनी चाहिए। पुराने एवं बिना ढके हुए छत्तों को निकालते रहना चाहिए। मधु पेटी के आसपास के स्थान को साफ रखें। मधुवंशों को कमजोर न होने दें एवं शक्तिशाली बनाए रखने के उपाय करें। प्रति वर्ष पुराने एवं खराब छत्तों को बदलते रहें। छत्तों के टुकड़े को मधु पेटी के आसपास न फेंकें, बल्कि इन्हें जमा कर मोम बनाने में इस्तेमाल करें। लाल एवं काले रंग की बड़ी आकार की चींटियां मधुवंश की बहुत बड़ी दुश्मन हैं। इनका आक्रमण वर्षा काल में अधिक होता है। ये मधु रस खाने के लिए मधुवंश पर आक्रमण करती हैं। अधिक समय तक निरंतर आक्रमण चलने से काफी मधुमक्खियां मर जाती हैं और घर छोड़कर भाग जाती हैं। चींटी से बचाव के लिए चींटी के बिल का मुंह कैल्डरिंग पाउडर को पानी में डालकर घोल बनाकर चींटी के बिल में डालें। घोल को बिल के मुंह तक डालना चाहिए तथा बिल का मुंह मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर दें। निरीक्षण के समय मधु का रस आसपास न गिरे तथा कृत्रिम भोजन देते समय चीनी की चाशनी आसपास न टपके, इसका ख्याल रखें। मधु पेटी को हमेशा स्टैंड के ऊपर रखें। स्टैंड के चारों पांव को पानी से भरे छोटे बर्तन में रखें एवं ग्रीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्रा, जिसे तुंबली भी कहते हैं, जो मधुमक्खी के दुश्मन होते हैं। मधुमक्खी के अन्य दुश्मन हैं भालू, मकड़ी, गिरगिट, मेंढक आदि। मधु निष्कासन की विधि। जब मधुखंड के छत्तों में शहद जमा होकर भर जाए और छत्तों के सेलों के ऊपर कम से कम 80% तक मोमी परत जम जाए तो उसमें भरा हुआ शहद परिपक्व अर्थात मैच्योर हो जाता है। मधु निष्कासन के लिए जब मौसम साफ हो तब मोमी परत लगे शहद के छत्तों को हल्का हल्का झटका देकर छत्ते पर बैठी हुई मधुमक्खियों को हटा लेना चाहिए। मधुमक्खी रहित छत्तों को इसके बाद किसी साफ जगह पर या कमरे में रखते हैं। छत्तों में लगी मोमी परत को तेज चाकू की सहायता से छिलकर हटाएं। छिलते समय चाकू को बीच बीच में गर्म पानी से धोते रहना चाहिए ताकि छिलने में आसानी हो। छिले हुए साफ छत्तों को जब मधु निष्कासन यंत्र में डालकर घुमाया जाता है तब छत्तों से शहद निकलकर मधु निष्कासन यंत्र में जमा हो जाता है। निकाले गए मधु को साफ कपड़े से छानना चाहिए। बर्तन भी साफ एवं
सूखा होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। सब मधु जमा कर लेने के पश्चात शीघ्र ही साफ एवं सूखे बोतल में भर लें। तुरंत ढक्कन लगा लें एवं कसकर बंद कर लें। अब शुद्ध मधु इस्तेमाल के लिए तैयार है। मधु वंशों का स्थानांतरण। ऐसा देखा जाता है कि प्राकृतिक से सालों भर मधुमक्खियों को एक ही जगह पर भोजन उपलब्ध नहीं होता, इसलिए फूल वाले विभिन्न क्षेत्रों में मधुवंशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से मधुवंश सालों भर शक्तिशाली बने रहते हैं। कृत्रिम भोजन खिलाने का खर्च बच जाता है और मधु उत्पादन भी अधिक मिलता है। इसके लिए सबसे पहले मधु पेटी में शिशुखंड एवं मधुखंड में छत्तों को क्षमता अनुसार भर दें। कांटी अथवा लकड़ी के टुकड़े द्वारा फ्रेमों को टाइट कर दें ताकि स्थानांतरण के दौरान हिले नहीं। मधु पेटी के अलग अलग भागों को लकड़ी अथवा लोहे की पट्टी से जाम किया जाता है। पहले तलपट और शिशुखंड को जाम करें, फिर शिशुखंड और मधुखंड को चारों तरफ से जाम करें। उसके बाद मधुखंड और भीतरी ढक्कन को जाम करें। भीतरी ढक्कन के छेद को जाली से बंद करें और अंत में शाम को प्रवेश द्वार को बंद करें। मधु पेटी स्थानांतरण के लिए तैयार है। मधु पेटी को सावधानी पूर्वक एक एक करके ट्रक पर लाद दें। बक्से का मुंह ट्रक के पीछे की ओर होना चाहिए। स्थानांतरण सूर्यास्त के बाद ही करें ताकि नई जगह पर सूर्योदय के पहले पहुंच जाएं। झारखंड में मधुमक्खी पालन की असीम संभावना है। अगर इन संभावनाओं को देखें तो यहाँ पर लगभग जो है वो 29 से 30% वन संपदा से भरा हुआ वन आच्छादित क्षेत्रफल है और इसमें मधुमक्खियाँ पालन की असीम संभावना है। अगर किसान बंधु अगर मधुमक्खी पालते हैं तो उनसे उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होता है और अतिरिक्त आय के साथ साथ बहुत सारे उत्पाद भी उससे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह मोम हो, चाहे मधु हो, चाहे रॉयल जेली हो, उसका बी फेनम है, पॉलन है, परपोलिस है। ये उत्पाद को वो प्राप्त करके अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो उत्पादकता, जो फसल की उत्पादकता है वो पॉलन परागण की क्रिया करने से उससे वो भी उनको बढ़ जाता है। तो लगभग हम लोग देखते हैं कि 20 से 25% तक उत्पादन भी बढ़ जाता है। अगर किसान बंधु अगर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो उनको क्या है कि सबसे पहले जो है वैसे प्रशिक्षित जो है ग्रुप होना चाहिए या वैसे मधुमक्खी पालक होना चाहिए। और उन पालकों के साथ जो है अगर नए किसान अपना 5 बक्सा 10 बक्सा के साथ अगर खेती करते हैं तो क्या होता है कि उनका सक्सेस दर बढ़ जाता है। जो मान लीजिए किसान बंधु अगर चाहें तो निश्चित रूप से वो खेती बाड़ी करके और अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए वो मधुमक्खी पाल करके अपना लाभ अर्जित कर सकते हैं और लोगों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि एक समाज में उनका ग्रुप में या समूह में मधुमक्खी पालें तो निश्चित रूप से उनको सफलता भी हासिल होगा और आय भी उनका ज़्यादा बढ़ेगा। परम गुरु दीप ज्योति जीवन शुरू जय जय सदगुरु परमहंस साधु सन्यासी वंश स्वामी जय जय जेकर करम विशाल नखे जग में मिसाल स्वामी जय जय राम कृष्ण परम गुरु दीप ज्योति जीवन शुरू जय जय सदगुरु परमहंस साधु सन्यासी वंश स्वामी जय जय जेकर करम विशाल नखे जग में मिसाल स्वामी जय जय
स्वामी जय विवेकानंद जय जय दिव्यायन जय जय जेकर करम विशाल नखे जग में मिसाल स्वामी जय जय जेकर करम विशाल नखे जग में मिसाल स्वामी जय जय हे स्वामी दीनानाथ जन्म जन्म राखू साथ जय जय भरू सुंदर संस्कार बनी जीवन आधार स्वामी जय जय।